नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 25वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, झारखंड के एक गाँव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और आसपास के पड़ोस में बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बच्ची जो है वो मातृभाषा और हिंदी जानती है, यानी कि हिंदी से अलग उसका कोई मातृभाषा है जो कि उसके आस पड़ोस में हिंदी और मातृभाषा बोली जाती है। तो वह अपने परिवेश में अनुकरण करते करते मातृभाषा और हिंदी बोलना जान जाती है। आगे पढ़िए, वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। अब विद्यालय में अंग्रेजी सीखने का मतलब क्या हुआ कि औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत वो टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी को सीख रही है। और इसके पहले दो भाषाएं जो उसने सीखी थी, मातृभाषा यानी मदर टंग और हिंदी, वो अनौपचारिक तरीके से अपने परिवेश में व्यवहारिक अनुकरण करने के माध्यम से उसने सीखा था। तो जो अनौपचारिक तरीके से भाषा सीखी जाती है उसे हम लोग भाषा का अर्जन कहते हैं, और जो औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा सीखी जाती है उसे हम लोग भाषा का अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर मातृभाषा और हिंदी क्या हो जाएगा, ये भाषा अर्जन हो जाएगा, और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ये भाषा का अधिगम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। तो अंग्रेजी जो होगा वो भाषा अधिगम है और हिंदी और मातृभाषा भाषा अर्जन है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। मातृभाषा और हिंदी भाषा भाषा के अर्जन के अंतर्गत आती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, तो अधिगम नहीं होगा। अधिगम का मतलब होता है कि औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखना। लेकिन हिंदी भाषा उसने कैसे सीखा था, अपने आस पड़ोस बोली जा रही लोगों का हूबहू अनुकरण करके सीखा था, तो इसे भाषा अर्जन बोलेंगे ना कि अधिगम बोलेंगे। तो ये गलत हो गया। तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत आएंगी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो विद्यालय में सीख रही है औपचारिक नियमों के अंतर्गत, तो ये भाषा अधिगम होगा ना कि अर्जन होगा। यानी केवल 1 और 2 वाला विकल्प सही है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, 1 और 2 सही है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है। यहाँ पर देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में लिखने के प्रोसेस को बताया गया कौन सा सही क्रम है, यानी कौन सा किसके बाद स्टेप आएगा जिसके माध्यम से बच्चे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को आड़ी तिरछी रेखाएं हम लोग खींचना सिखाते हैं, गोला बनाना, अर्धगोला बनाना, ये सभी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनेक आकृतियों को, जैसे गोला, खड़ी पाई, सीधी पाई, ये सभी बनाना हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इन रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाते हैं। जैसे बचपन में आपने कैसे सीखा था, आपने सीखा था गोल गोल अंडा, पुलिस के डंडा, बकरी का पूंछ और बाबा जी का मोच। तो ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार की आकृति है। ये गोला हो गया, ये खड़ी पाई हो गया, ये एक तरीके से अर्धवृत्ताकार हो गया, ये यहाँ पर सीधी लाइन हो गया। तो ये आकृतियाँ ही तो हैं। सभी आकृतियों को मिला करके बच्चों को हम लोग यहाँ पर वर्ण लिखना सिखाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप होता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो कुछ भी बच्चा लिख रहा है, अब मान लीजिए बच्चा अब वर्ण लिखना सीख गया, तो अब जो कुछ भी लिख रहा है उसे हम लोग एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चों के कॉपी में होमवर्क जब दिया जाता है तो यहाँ पर ऊपर क ख ग ये ऊपर लिखा गया जाता है, और नीचे बच्चों को यहाँ पर नीचे क क ख ख ख ग ग लिखने के लिए दिया जाता है। तो यानी बार बार लिखवाया जाता है और बोल बोल कर लिखवाया जाता है, ताकि बच्चा इसको कोरिलेट कर ले कि जब भी वो बोलेगा तो क बोलेगा तो उसके माइंड में इमेज बनना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले सबसे पहले हम लोग विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि गोला हो गया, खड़ी पाई हो गया, अर्ध गोला हो गया, इसके बाद से सीधी रेखा हो गया, ये सभी चीज़ें बच्चों को बनाना सिखाते हैं। तो देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना। तो ये पहले नंबर पर हो जाता है, सबसे पहले आकृतियां ही बनवाते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, देखिए सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखवाना। मैंने आपको बताया था क कैसे लिखा जाता है, गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा, बकरी का पूंछ और बाबा जी का मोच। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मिला करके हमने बच्चे को क अक्षर लिखना सिखाया, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। और तीसरे नंबर पर क्या आता है, देखिए विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवा करके अनेक बार लिखवाना। जो आप देखे थे होमवर्क में दिया जा रहा था कि बार बार उसी चीज़ की लिखने की प्रैक्टिस कराई जा रही थी, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। यानी हमारा क्रम क्या बना, 2 1 3। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 2 1 3, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े।
इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणा या फिर कौशल नहीं सिखाए जा सकते हैं? कौन सा कौशल है जो कि शब्द दीवार के माध्यम से बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता? शब्द दीवार क्या होता है? तो बेसिकली ये आप कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार के वर्ड्स लिखे गए रहते हैं एक के ऊपर एक, जो कि एक तरीके से वॉल की तरह होता है, दीवार की तरह होता है, उसी को ही शब्द दीवार कहते हैं। अब इससे बच्चे देख करके नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि दीवार पर जब इस प्रकार से लगा रहेगा तो नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा स्किल है जो कि बच्चों को इस शब्द दीवार देखने से नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है मूल शब्दों की समझ। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चे मूल शब्दों को देख करके समझ पाएंगे, वर्ड्स को समझ पाएंगे। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर मैं यहां पर कैट कोई शब्द लिखाऊं, कैट लिखाऊं, डॉग लिखाऊं, तो ये क्या है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से जो वर्ड वॉल है या फिर शब्द दीवार है वो बनेगा। तो कहा जा रहा है कि ध्वनि के नियमों को समझ करके पढ़ना। अब यहां पर ये सी क्या है? ध्वनि ही तो है, अल्फाबेट ही तो है। ध्वनि क्या होता है? भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। अंग्रेजी में भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट ही तो होता है, इसे छोटा थोड़ी तोड़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, जो सी था, ए था, टी था, इन ध्वनियों के नियमों को समझ करके पढ़ना, यानी हम लोग इसको कोरिलेट करके कैट पढ़ रहे हैं, यही बोला जा रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। पहला देखिए, वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता। अब वर्तनी की आकृति की बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वर्ड लिखा होगा, कमल लिखा गया है, कमल लिखा गया है, तो यहां पर क किस आकृति में लिखा जाता है? जैसे कि आकृति का मतलब आप सीधे तौर पर इमेज समझ लीजिए, और वर्तनी मतलब कि उसका स्पेलिंग समझ लीजिए। तो जैसे कमल लिखा गया है, तो क से मिला हुआ है, म से मिला हुआ है और ल से मिला हुआ है। ये म की आकृति है, ये ल की आकृति है, ये क की आकृति है। इन आकृतियों के प्रति जागरूकता की बात की जा रही। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, कठिन शब्दों का उच्चारण। देखिए, अब जो शब्द दीवार है उसे देख करके बच्चा सिर्फ उसके स्पेलिंग को जानेगा, किस प्रकार से उसके इमेजेज हैं उसको समझेगा, यानी कि जिस लिपि में लिखी गई है उसमें विशिष्ट आकृतियां कौन सी है उसको समझेगा। अब उच्चारण तो तब समझता ना जब टेप रिकॉर्डर होता और वो बोल करके कुछ बच्चों को उच्चारण समझा रहा होता। वो केवल दृश्य सामग्री है, जिसे बच्चा देख करके केवल उस वर्ड के बारे में जानेगा, उसकी वर्तनी के बारे में जानेगा, उसके आकृति के बारे में जानेगा। उच्चारण तब होता है जब बच्चे को कोई टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या फिर किसी टीचर के माध्यम से उच्चारण करके बताया जाता। यहाँ पर केवल इमेज लगाया गया है। इमेज जो है, शब्द दीवार जो है, पोस्टर जो है, वो उच्चारण नहीं करेगा। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा कौशल नहीं सिखाया जा सकता, तो उच्चारण का कौशल नहीं सिखाया जा सकता। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। यहाँ पर ए नहीं बल्कि बी होगा, मिसप्रिंट है ये, ठीक है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इसका वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बनाती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है? ध्यान से समझिएगा। बच्ची को सभी कक्षा में सभी बच्चों को काल यानी कि टेंस पढ़ाया गया। अब एक गतिविधि कराई जा रही है जिसमें एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। एक को क्या बोला गया कि आप पाठ्य सामग्री यानी अपनी पुस्तक से देख करके वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य बोलिए। प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य बोलना है, लेकिन शर्त यह है कि जब आप बोलेंगे तो जो वाक्य आप प्रेजेंट टेंस में उस एक तरीके से किताब में देख रहे हैं, उसे आपको भूतकाल में बी को बताना है, यानी कि पास्ट टेंस में बताना है। अब जो बी था वो अनुमान लगाएगा कि ये पास्ट टेंस का वर्तमान काल क्या हो सकता है, पास्ट टेंस का वर्तमान काल क्या हो सकता है। और विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बनाती रहती है। यानी कि देखिए, पहले बच्चे ने प्रेजेंट टेंस में देखा और उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके बी को बताया। अब बी को क्या करना है कि उसको अनुमान लगाना है कि इसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा, यानी किताब में जो लिखा गया था उसी को एक तरीके से पहचानना है, अनुमान लगाना है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सही रिजल्ट तक जो बी था वो प्रेजेंट में ना बता ले। तो यही प्रक्रिया बार बार चलाई जा रही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि जब तक रिजल्ट तक ना पहुंच जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसे हम लोग स्वयं का उत्पाद परिकल्पना कहते हैं। स्वान ने कहा था कि बच्चे एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके, जब तक कि वो सही रिजल्ट तक ना पहुंच जाए। यही काम तो किया जा रहा है। बी क्या कर रहा है कि जो वर्तमान से पास्ट में उसको कन्वर्ट करके बताया गया, अब उस दोबारा उस पास्ट से प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहा है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो सही रिजल्ट, सही उत्पाद, सही प्रोडक्ट तक ना पहुंच जाए। उसी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है।
वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? ध्यान से समझिएगा, सुधार लाना है यानी कि बच्चे का जो भी स्किल है उसको इन्हांस करना है। तो कौन सा एक ऐसा स्किल है जिसमें सबसे कम योगदान मिलेगा, वो वाला उत्तर हो जाएगा, यानी निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है अभिव्यक्ति में स्पष्टता। अभिव्यक्ति यानी कि बोल करके अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। तो जब बच्चा संवाद करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता आएगी, यानी कि वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। सक्रिय श्रवण। देखिए, जब एक बच्चा वेटर बना है और दूसरा बच्चा ग्राहक बना है, तो कहीं ना कहीं पहला बच्चा जो वेटर बना था, वो जब ग्राहक आकर के उसको ऑर्डर कुछ करेगा कि हमें ये खाना है, तो वो उसकी बातों को सही तरीके से सुनेगा, तभी तो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। यानी सक्रिय श्रवण भी कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाने में मदद मिलेगी। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। वाक्य रचना की बात की गई है। अब वेटर ने जो कुछ भी बोला कि आपको क्या चाहिए, तो जो ग्राहक बन करके आया है वो कुछ ना कुछ बोलेगा, यानी वाक्य का रचना करेगा। वाक्य रचना क्या होता है? इसमें जैसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसे ही तो वाक्य रचना बोलेंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत वाक्य को बनाना ही वाक्य रचना है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा शब्द संपदा, यानी कि वोकैबुलरी की बात की जा रही है। तो इसमें कोई सुधार होने की संभावना बहुत कम है। देखिए, ये नहीं कह रहा हूं कि निगेटिव, बिल्कुल निगेटिव है कि बिल्कुल भी उसका वर्ड वोकैबुलरी सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें एक विकल्प तो चुनना ही है ना चारों में से। तो चारों में से यही सबसे एक तरीके से सुधार की संभावना इसमें सबसे कम होगी, और यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। क्योंकि देखिए, जो बच्चा है उसके हम उम्र है, और अगर बच्चा किसी गलत वर्ड को जानता है तो वहां पर जरूरत यह है कि उसमें सुधार तभी होगा जब टीचर के द्वारा उसका सही तरीके से उच्चारण किया जाए। जैसे कि मान लीजिए, आप देखते होंगे कि बहुत से लोग अनाउंसमेंट को अलाउंसमेंट बोलते हैं, अलाउंसमेंट पढ़ते हैं, जबकि एक्चुअल वर्ड क्या होता है? अनाउंसमेंट होता है। तो यहाँ ये भी संभव है कि जो बी बालक है और जो ए बालक है वो दोनों अलाउंसमेंट ही बोले। अगर उसका सही तरीके से उच्चारण किया जाता तब उसके शब्द संपदा में सुधार होने की संभावना थी। और सही तरीके से उच्चारण कौन करेगा? या तो टीचर करेगा, या तो किताब में से देख करके बच्चा समझ सकता है, या तो एक तरीके से डिक्शनरी में देख करके समझ सकता है। अगर उसका सहपाठी भी वही गलत उच्चारण करेगा तो शब्द संपदा में कोई भी सुधार नहीं होगा। इस वजह से ये एक सबसे कम सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दृश्यात्मकता कहने का मतलब कि बच्चा दूर तक सोच पा रहा है या नहीं। ठीक है, दूर तक सोचना ही दृश्यात्मकता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा कहा जा रहा है कि कल्पना करें कि अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। यहां देखिए, कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। यहां पर केवल विकल्प की बात की जा रही है, यानी बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। वो विकल्प हमारा सही होगा जो कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे दूरदर्शिता को लेकर के। यहां पर केवल विकल्प लिखने की बात की जा रही है, संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है? तो यहां पर बच्चा अपना मौलिक जो भी विचार है उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा है, लेखक के अनुसार कर रहा है। इस वजह से यह भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हैं। तो केवल इमेज में क्या दिख रहा है उसकी बात की जा रही है, कहीं से भी मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करने की बात नहीं की जा रही। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, यह कहानी किस दिशा में घटित हुई होगी। अब यहां पर बच्चे को एक सिचुएशन दिया गया और उसके आधार पर आधा ही मान लीजिए कहानी सुनाया गया और बोला गया कि आगे इस कहानी का अंत क्या हो सकता है। तो प्रत्येक बच्चा अपने दूरदर्शिता के हिसाब से उसका अलग अलग एंडिंग सोच रहा होगा। दूरदर्शिता यानी कि दृश्यात्मकता, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए। विकल्प नंबर 1 ऐसा विकल्प है जिसमें बच्चे को अपने एक तरीके से मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और प्रत्येक बच्चे की उत्तर अलग आने की संभावना रहेगी। यानी प्रत्येक बच्चा दूरदर्शी तरीके से सोच पा रहा है या नहीं, इसका आकलन किया जा सकता है और इस दूरदर्शिता को बच्चे को सिखाया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? यानी कि एक कहानी बच्चों को पढ़ाया गया और उसके बाद से बच्चे उस पर आधारित निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं या नहीं, वो वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कहानी पढ़ करके उसका थीम समझने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। तो
वीडियो देखने के बाद से शब्दों में सेटिंग का केवल वर्णन करने की बात की जा रही है। संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसका पूरा थीम क्या था उसकी बात की ही नहीं जा रही है। ठीक है, तीसरा देखिए, कहानी में किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। किसी भी की भी कल्पना करें, यानी कि किसी भी कैरेक्टर की बात की जा रही है, किसी कैरेक्टर को कल्पना कर लीजिए और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें, तो ये संकुचित है, क्योंकि पूरे थीम की बात ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि मान लीजिए एक कहानी था जिसमें एक कैरेक्टर था राम नाम का, तो उस राम के बारे में अपने वाक्य में प्रयोग करना है, तो बच्चा कुछ भी लिख देगा, इससे कहानी के अर्थ के बारे में थोड़ी पता चल रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। पहला देखिए, इस कहानी में आप स्वयं को कहां रखना चाहेंगे, तो बच्चे को कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर पसंद आएगा उस कैरेक्टर को सीधे जवाब दे देगा कि मैं यहां पर अपने आप को रखना चाहूंगा, यानी कि मैं इस कैरेक्टर को पसंद करता हूं। सीधे तौर पर समझिए, यहां पर भी कहानी के थीम की बात नहीं की जा रही है, यानी कहानी का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरीके से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। अब यहां पर देखिए दो चीज पॉजिटिव है। जब आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो दैनिक जीवन से जोड़ करके कहानी को समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी वो कैरेक्टर बच्चा अपने आसपास देखा है या नहीं, अपने परिवेश से जोड़ करके देखेगा। एक तो ये पॉजिटिव हो गया, जो कि एनसीएफ बोलता है कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ना है। दूसरा पॉजिटिव यहां पर यह है कि बच्चा जब उस कैरेक्टर के बारे में समझा रहेगा, अच्छे तरीके से पूरे कहानी को समझा रहेगा, तभी तो समझ पाएगा कि उसका पूरा एक तरीके से चरित्र कैसा था, और उसके आधार पर वो अपने दैनिक जीवन में चीजों को सर्च कर रहा होगा, खोज रहा होगा कि कैसा इस प्रकार के किसी आदमी को मैं जानता हूं अथवा नहीं जानता हूं। तो यानी ये निष्कर्ष निकालने से संबंधित है। यही विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है। यानी कि जैसे लेव वाइगोस्की ने दो प्रकार की सहायता की बात की थी। पहला स्कैफोल्डिंग, यानी शुरुआती मदद जब दी जाती है बच्चे को किसी गतिविधि से पहले, और दूसरा उन्होंने बताया था जेडपीडी, यानी कि बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो बीच में उसको जेडपीडी के माध्यम से मदद दी जाती थी। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि किसी भी प्रकार की सहायता की बात नहीं करता है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को विषय की सूची दें जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है। कौन से बिंदु पर बोले जाएं उसके लिए संकेत देना। संकेत देना यानी कि ये क्या है, संकेत देना ही तो एक तरीके से जो जेडपीडी होता था उसमें बाहर से संकेत हुए तो दिया जाता था, संकेत के माध्यम से बच्चे की मदद की जाती थी। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संकेत देना, यहां पर सीधे तौर पर बच्चे की हेल्प करना है, सहायता देना है, तो यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। यहां पर देखिए, यहां पर सार प्रस्तुत कौन कर रहा है, टीचर प्रस्तुत कर रहा है। अब टीचर बच्चों की मदद कर रहा है कहीं ना कहीं उनका सार बता करके, ताकि बच्चे बड़े प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो ये बात बिल्कुल हेल्प से जुड़ी हुई है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। अब यहां पर देखिए, शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे गए हैं, यानी कहीं ना कहीं बच्चे को मदद की जा रही है। कठिन शब्द जाहिर सी बात है बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, इस वजह से उन प्रॉब्लम को पहले ही से सॉल्व कर दिया गया है। पहले से मदद करना किस में आता है, वो आपका स्कैफोल्डिंग में आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं शुरुआती मदद की बात करता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थियों से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें। बच्चा पॉडकास्ट सुन रहा है, अपने बलबूते अभी तक कोई हेल्प नहीं मिला है, ठीक है, और उससे सीखे गए 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। अब यहां पर टीचर ने कोई भी हेल्प नहीं किया है, ना तो उसको कठिन शब्द के अर्थ बताए हैं, ना तो उसको नए शब्द बता रहे हैं, केवल उनको पॉडकास्ट सुनने के लिए बोल दिया गया है और बच्चों को ही बोला गया है कि आप इस पर आधारित 2 शब्दों को साझा करिए, 2 शब्दों को शेयर करिए। तो यहां पर कोई भी हेल्प नहीं है, और चूंकि हमसे पूछा गया था कि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि है। निगमन विधि देखिए 2 प्रकार के विधि होते हैं, पहला निगमनात्मक, दूसरा आगमनात्मक। निगमनात्मक विधि जो होता है वो नी से शुरू होता है, देखिए निगमन नी से, तो ऐसा विधि जिसमें पहले बच्चे को नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण बताया जाता है उसे निगमनात्मक विधि कहते हैं, और ऐसा विधि जिसमें बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है उसे हम लोग आगमनात्मक विधि बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न हमसे निगमन विधि के बारे में पूछा गया, यानी पहले नियम बताया जाएगा उसके बाद उदाहरण बताया जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, वाक्य देना। विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया का विशेषण नहीं है। तो यहां पर वाक्य पहले दिया गया है, वाक्य क्या होगा, वाक्य पहले उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण दे दिया गया, अब उसमें बच्चे को संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, यानी नियमों के अंतर्गत अब ये बच्चा ढूंढेगा।
कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो पहले उदाहरण दिया गया, फिर नियम के अंतर्गत बच्चे को बोला गया कि आप इसमें से ढूंढिए। तो ये आगमनात्मक विधि है, ना कि निगमनात्मक। हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना। प्रयोग के नियम यानी कि यहां पर नियम बताने की तो बात की जा रही है, लेकिन फिर आगे उदाहरण दिया ही नहीं जा रहा है, तो यह विकल्प निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि निगमनात्मक में नियम बताने के बाद से आप उदाहरण भी देंगे, ठीक है, तो यह गलत हो गया। दूसरा देखिए, पूर्व सर्गों के बहुत से उदाहरण देना, पहले ही उदाहरण दे दिया गया और फिर विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि पहले उदाहरण फिर नियम बता रहा है, तो यह आगमनात्मक विधि है। प्रश्न हमसे निगमनात्मक के बारे में पूछा गया था, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना। पहले नियम बताया जा रहा और उदाहरण देना, पहले नियम फिर उदाहरण, ये निगमनात्मक विधि है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा यानी कि घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? देखिए, पहले विद्यालयी शिक्षा, विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू कर रहे हैं और बाद में 2 अन्य भाषाओं को सीख रहे हैं माध्यमिक स्तर पर, तो इसे हम लोग मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहते हैं, जिसका समर्थन एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे, हो सकता है कि जब पहली बार विद्यालय में एडमिशन ले प्राइमरी में, तो हो सकता है कि वो किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा को जानता है और कंफर्टेबली बोल पाता है, समझ पाता है, सुन पाता है, लिखने के भी छोटे छोटे वर्णों को लिख लेता है, क्योंकि उससे पहले वो प्लेवे में गया रहता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे की मातृभाषा है, वो बच्चा उसमें सहज होता है चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। इसीलिए बोला गया है कि मातृभाषा से शुरुआत करके और माध्यमिक स्तर पर बच्चे को 2 अन्य लैंग्वेज की बात की जाएगी। अन्य लैंग्वेज कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो बच्चे को आंग्ल भाषा सिखाया जाएगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा के तौर पर जानते हैं, और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फॉरेन लैंग्वेज की भी बात करता है, यानी कि एक विदेशी भाषा भी सिखाने जाने की पैरवी की गई है। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चे का मदर टंग हो गया, सेकंड लैंग्वेज आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, और थर्ड लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज, इसी की बात की गई है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।